नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का नए नए प्रश्नों का संग्रह लेकर आ गए हैं और इसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन में छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। खासकर प्राथमिक स्तर पर कौन बच्चा रहता है, तो शिशुआ अवस्था का बच्चा रहता है। ठीक है, जो बच्चा शिशुआ अवस्था के काल में रहता है या जो है पूर्व बाल्यावस्था काल में रहता है, वह जो है आपको प्राथमिक स्तर के बच्चा रहता है। तो उनको आप ऐसा पुस्तक ला के दीजिए जिनमें उनका रुचि हो। ये नहीं कि ऐसा पुस्तक ला के दे दीजिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उनका इंटरेस्ट नहीं हो, तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी पुस्तक चयन करते हैं तो यह ध्यान रखिए कि उसमें उसका रुचि हो और उसके विषय वस्तु के अकॉर्डिंग वो पुस्तक हो। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन में प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात बोल पाना। तो देखिए विद्यालय में अगर आप भाषा सीखते हैं तो इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाए। ठीक है, मान लीजिए हम ही विद्यालय में भाषा सीखें चाहे आप सीखें, तो यह नहीं है कि आप भाषा सीखें इसका मतलब भाषा का सिर्फ एक ही तर्क आप जानिए। होता है ना एक कि जो आप खुद किसी को बोलते हैं दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, या कोई दूसरा कोई भाषा बोल रहा है तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपको मौखिक भाषा में बात कर रहा है तो आपको भी मौखिक भाषा में बात करना होगा, कोई लिखित भाषा में बात कर रहा है तो आपको भी लिखित भाषा में बात करना होगा, कोई जो है आपको सांकेतिक भाषा में बात कर रहा है तो फिर आपको भी सांकेतिक भाषा में बात करना होगा। यानी सभी स्थिति में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन में श्यामपट्ट, कमरा, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो है विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है। देखिए श्यामपट्ट भी हो गया विद्यालय का भौतिक संसाधन, कमरा भी हो गया भौतिक संसाधन, पुस्तकालय भी हो गया भौतिक संसाधन। यानी विद्यालय में जितने भी निर्जीव चीज है वो भौतिक संसाधन हो गया। यानी इसमें तीनों उपयुक्त जो है आपको भौतिक संसाधन था और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए मानवीय संसाधन आप लोग जानते हैं कि जो जीवित प्राणी रहता है विद्यालय में, चाहे वो छात्र छात्राओं हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, प्रधानाध्यापक हो या आपकी मैडम हो विद्यालय में। ठीक है, तो यह क्या है आपको मानवीय संसाधन का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा किसके अनुरूप होनी चाहिए। तो ऑप्शन में बच्चा, अध्यापक, समाज, परिवार। तो देखिए समावेशी शिक्षा किसके अनुरूप होनी चाहिए, तो बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में यह कहा जाता है कि बच्चों के मनोदशा को समझते हुए आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना होगा। मान लीजिए आप बच्चे के माता पिता हैं और आपको सिखा रहे हैं और बच्चा का अंदर से उसका मन है कि मेरे माता पिता जो है दुलार करते हुए हमको सिखाए, तो आपको फिर उसको दुलार करते हुए सहलाते हुए आपको शिक्षा देना होगा। यानी उसके अकॉर्डिंग आपको ढल जाना होगा, यही है समावेशी शिक्षा। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन में असफल हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो देखिए इसमें से जो है आपको सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित कौन करेगा, तो अर्थपूर्ण संबंध। यानी आप शिक्षक हैं और कक्ष में बच्चा को कुछ भी सिखा रहे हैं, मान लीजिए सिखाते टर्म आप उसे जो है उसका अर्थ भी बताते हैं तो उसको जो है शिक्षण कौशल बड़ा सुगम लगेगा, उसमें जो बच्चा को रुचि आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर कक्ष में हैं तो कोशिश कीजिए कि अर्थपूर्ण तरीके से जो है किसी विषय वस्तु को बच्चा के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चा को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अधिगम में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो ऑप्शन में स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, गरीब घर से होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी का जो है आईक्यू लेवल, ठीक है, यानी उसका बुद्धि लब्धि जो है 140 से ऊपर होता है। तो इसीलिए यह बच्चा सब जो है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन में शिक्षा समाजशास्त्र द्वारा, सामाजिक दर्शन द्वारा, मीडिया मनोविज्ञान द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। यानी यहाँ कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों की यानी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की क्षमताओं का आकलन आप कैसे कर पाएंगे? तो आप जो है शिक्षा मनोविज्ञान के तरीकाओं द्वारा प्रयोग कर पाएंगे। मान लीजिए आप बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे अष्टर्ण जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, तो कौन बच्चा मूर्ख है, कौन जो है आपको प्रतिभाशाली है, कौन जो है मंदबुद्धि बच्चा है, तो इसका जो है प्रयोग आप मनोवैज्ञानिक यानी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करेंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन में शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। यहाँ देखिए समवयस्क, वयस्क कब हो जाता है? बच्चा जो किशोरावस्था में प्रवेश ही करते हुए वयस्क हो जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनिक परिवर्तन होते हैं, खासकर सेक्सुअल हार्मोन सब, तो वो वयस्क होने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब ये वयस्क आपको आ गया शब्द तो आप किशोरावस्था में चल जाइए, ठीक ना, क्योंकि उसमें जो है बच्चा एक समूह में रहने लगता है, ठीक। अब देखिए उसमें जो है लड़की एक अलग समूह बना लेती है, लड़का जो है एक अलग समूह बना लेता है। जैसे आप मान लीजिए शिशुआवस्था में बालक और बालिका दोनों साथ खेलते हैं, या फिर बाल्यावस्था में भी साथ खेलते हैं, मगर देखिए किशोरा अवस्था आते आते इसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में जब बच्चों को किसी समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उसके सीखने का वक्र, तो ऑप्शन में बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। यानी यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि विद्यालय में मान लीजिए जब किसी बच्चों को उनके समस्या का समाधान के लिए उनके ही मान लीजिए समूह के बीच कहा जाता है कि आप लोग खुद से पाठ्यचर्या कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए, तो इससे क्या होता है ना कि उनको जो है सीखने का वक्र बेहतर होता है। मान लीजिए 10 बच्चा है, उसमें से 8 बच्चा सही जवाब जानता है और 2 बच्चा नहीं जानता है, तो जो 8 बच्चा सही जवाब देगा उससे क्या होगा, जो 2 बच्चा को ज़्यादा सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा सुनने को मौका मिलेगा। इससे क्या है कि उसका सीखने का वर्क बेहतर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ऑप्शन में अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, दोनों साथ साथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम कैसा होता है? तो मूर्त से अमूर्त होता है। यानी मूर्त क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ बच्चा जो है छूता है या स्पर्श कर पाता है वो मूर्त हो गया, ठीक है। अमूर्त हो गया एक कल्पना हो गया। मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है या कोई भावनाएं हैं, कोई मिठास है, आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, वो क्या हो गया? अमूर्त हो गया। तो देखिए बच्चा क्या होता है, मान लीजिए जब बच्चा शिशुआवस्था में रहता है तो उसे मान लीजिए चूसनी में दूध दिया जाता है, तो वो चूसनी से तो मान लीजिए मूर्त छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, पी रहा है, मगर कल्पना वो कर रहा होता है कि जो है धीरे धीरे मान लीजिए बढ़ रहा है, और कल्पना क्या कर रहा है कि इससे कैसे दूध आ रहा है अंदर से, बाद में हम बड़ा होंगे तो इसको खोल के देखेंगे। तो यह क्या होता है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ इनका विकास होता है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व शिशुआवस्था की अवधि है। तो ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक, जन्म से 15 वर्ष तक, जन्म से 18 वर्ष तक। तो देखिए पूर्व शिशुआवस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, क्योंकि आप जानते हैं कि शिशुआवस्था की अवधि 1 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, और इसमें आप एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी छांट सकते थे। तो देखिए 10 वर्ष आपको क्या हो गया, बाल्यावस्था चला जाता है, 15 वर्ष चला जाता है किशोरावस्था, 18 वर्ष भी किशोरावस्था चला जाता है। यह तो वैसे ही ऑप्शन से छट गया। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से भी जो है एग्जाम में आंसर को छाटने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और हम आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं बिहार बीएड एंट्रेंस का। तो ये मेरा नंबर है 7050387142। आप इस पर मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप में सभी नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स अच्छा नहीं लगे तो आप पैसा भी रिटर्न ले सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ऑप्शन में याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि कौन है, इसमें से जो है आपको सहानुभूति देना होता है। कभी आप किसी को सहानुभूति देते हैं, कभी किसी को उल्टा बोल देते हैं, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी क्रोध हो गया, किसी को मारने लगते हैं। तो यह क्या है कि संवेगात्मक अवस्था का ये प्रक्रिया है। तो इसीलिए इसमें संवेगात्मक कौन है क्या, तो सहानुभूति देना होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो ऑप्शन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वित्त प्रबंधन करता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का पूरा शिक्षण कौशल किस पर आश्रित होता है? तो ऑप्शन में है शिक्षक पर, कार्यालय पर, पुस्तकालय पर, प्रयोगशाला पर। तो देखिए विद्यालय का पूरा शिक्षण कौशल किस पर आश्रित होता है? तो शिक्षक पर होता है। आप कार्यालय ही बढ़िया बना लीजिए, पुस्तकालय भी बढ़िया रहेगा, प्रयोगशाला भी बढ़िया रहेगा, अगर कक्षा में शिक्षक का शिक्षण कौशल ही बढ़िया नहीं रहेगा तो वो क्या प्रयोगशाला का सही से प्रयोग कर पाएंगे, क्या वो बच्चा को पढ़ा पाएंगे? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि विद्यालय में शिक्षक का शिक्षण कौशल सही होना चाहिए। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने के प्रति माता पिता का भूमिका होना चाहिए। तो ऑप्शन में नकारात्मक, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, अग्र उन्मुखी। तो देखिए बच्चों को सीखने के प्रति माता पिता का भूमिका कैसा होना चाहिए? तो अग्र उन्मुखी, यानी जो है आपके घर में मान लीजिए कोई बच्चे हैं और उनके कोई माता पिता हैं, तो माता पिता को यह कोशिश करना चाहिए कि बच्चा अगर कोई जिज्ञासा करता है, कुछ भी सीखना चाहता है, तो सबसे पहले वो आगे हैं, उनको सिखाएं, उनके जिज्ञासा को शांत कराएं। ठीक है, क्योंकि शिक्षक तो हमेशा परिवार में रह नहीं सकता है, परिवार में तो सिर्फ माता पिता है और फैमिली के सदस्य होते हैं, और खासकर बच्चे ज़्यादातर जो है अपने माता पिता के ही समक्ष रहते हैं। तो इसीलिए जो है माता पिता को अग्र उन्मुखी की भूमिका निभाना चाहिए। ठीक है, सीखने में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय कहाँ होना चाहिए? तो ऑप्शन में बच्चों के घर के नज़दीक, बच्चों के गांव में, और बच्चों के गांव के निकट, बहुत दूर होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय कहाँ होना चाहिए? तो बच्चों के घर के नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, यानी जो है बच्चा आसानी से विद्यालय जा पाए। खासकर प्राथमिक विद्यालय तो बच्चों के घर के नज़दीक ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसमें छोटा होता है और उसको आने जाने में सुविधा होना चाहिए। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाख्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में छात्र, छात्राओं, पुरुष, महिलाओं। तो आपको पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं। देखिए समाख्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है, और समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत जो 1989 में हुआ था, और इसमें जो है महिलाओं की शिक्षाओं, महिलाओं की कार्य प्रणाली की पहचान के लिए, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए, या फिर उसके स्वास्थ्य की बात की जाए, या फिर उसके शिक्षा की बात की जाए, उस पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा नीति की देन है? तो ऑप्शन में शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा नीति की देन है? तो शिक्षा नीति 1986 की देन है। और ब्लैक बोर्ड योजना में कहा गया था कि इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा में बल दिया जाए, प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा कौशल को बेहतर बनाया जाए, जो भी जरूरी चीज़ है विद्यालय में जो है जिला कार्यक्रम के द्वारा उसमें पूर्ति किया जाए। ठीक है, तो यह था ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक के सर्वांगीण विकास में किसका योगदान है? तो ऑप्शन में परिवार, विद्यालय, समाज, इनमें से सभी। तो देखिए बालक के जो है सर्वांगीण विकास में किसका योगदान होता है? तो इनमें से सभी का होता है, परिवार का भी होता है, विद्यालय का भी होता है, समाज का भी होता है। ठीक है, तो आपको जानते हैं कि परिवार से ही पहले बच्चा कुछ सीखता है। ठीक है, क्योंकि उनके पहले गुरु जो उनके माता पिता होते हैं, उसके बाद उनके दैनिक विकास में सुधार कौन करता है? तो विद्यालय करता है। समाज में उनका सांस्कृतिक नैतिक विकास होता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण शास्त्र में अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो यह भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की जुबान पे इसका अर्थ होना चाहिए, और हम अर्थों वाला वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग से यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोग को यह क्लास कैसा लगा हो तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।